हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम डेली द हिंदू के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो हम जो 2 दिसंबर से स्टार्ट किए थे, ठीक है, और आज है हमारा 4 दिसंबर। देखेंगे आज के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट विड्रॉ ऑर्डर टू इंस्टॉल संचार साथी ऐप। ये जो न्यूज़ है हम इसे 3 दिन से लगातार देख रहे हैं संचार साथी ऐप के बारे में। पहले जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने जो ऑर्डर दिया था कि कोई भी मोबाइल कंपनी जो है मोबाइल बनाने इसके पहले मतलब बेचने के पहले संचार साथी जो ऐप है, संचार साथी ऐप, इसको क्या करेगी, प्री इंस्टॉल करके ये कस्टमर को सेल करेगी। लेकिन काफ़ी विरोध होने की वजह से इस डिसीजन को क्या किया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स की या मेंस की दृष्टि से इस एग्ज़ाम मतलब इस टॉपिक को देखें तो ये हमारे मतलब निम्न टॉपिक को कवर करेगा, जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस, प्राइवेसी। प्राइवेसी इसलिए क्योंकि कितने लोगों को ये डर था कि संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होने से हमारा डेटा या सर्विलेंस हमारे ऊपर हो सकता है, इसलिए ये प्राइवेसी से भी संबंधित न्यूज़ है। तीसरी हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी। चौथी हो जाएगी पब्लिक पॉलिसी रोल बैक, ठीक है। इतने सारे हमारे ये टॉपिक जो हैं हमारे इस संचार साथी ऐप से रिलेटेड जो न्यूज़ है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं दोनों दिन मैं संचार साथी ऐप के बारे में पूरा डिटेल से समझाई थी, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा और पीछे की जो न्यूज़ है उनको जाके पढ़ सकते हैं। एक ही न्यूज़ पे बार बार टाइम वेस्ट करने से क्या होगा, हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो भी न्यूज़ हम पहले देख चुके हैं उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी न्यूज़ को देखते हैं। एयरपोर्ट सी चाउस एज इंडिगो कैंसिल एटलीस्ट 200 फ्लाइट्स, ठीक है। ये जो न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी और गवर्नेंस प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है, ठीक है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि इंडिगो एयरलाइन जो है ने एक दिन में कम से कम 200 फ्लाइट्स रद्द कर दी और कई फ़्लाइट्स 8 से 12 घंटे तक देरी से चली। इससे एयरपोर्ट पे क्या हुआ, काफ़ी भीड़ हो गई, ठीक है, जिससे अफरा तफरी, गुस्सा और भीड़ देखने को मिली। और ये कहाँ देखने को मिला, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद एयरपोर्ट पर ये भीड़ देखने को मिली। अब ये फ़्लाइट्स रद्द क्यों हुई, इसके जो कारण बताए गए हैं उसमें है पायलट और कैबिन क्रू की कमी हो गई थी। कई पायलट्स ने ड्यूटी पर आने से मना कर दिया तो कई नहीं आए, ठीक है। इनको बुलाने के लिए क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट को 1.5 गुना तक सैलरी एक्स्ट्रा देकर बुलाने की इसको कोशिश कर रहा है, ठीक है, फिर भी ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी तीसरी न्यूज़ है, एटलीस्ट 12 मॉइस्ट किल इन बीजापुर, 3 जवान्स डेड, ठीक है। आए दिनों अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे छत्तीसगढ़ में हमेशा जो माओवादी हैं उनकी वजह से कितने जवान शहीद हो जाते हैं और मुठभेड़ हमेशा उन लोगों में लगी रहती है। तो इस न्यूज़ में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट जो है नक्सल्स के बीच में काफ़ी मुठभेड़ हुआ, जिसमें 12 जो माओइस्ट हैं वो मारे गए, ठीक है, और 3 सुरक्षा जवान जो है वो शहीद हो गए, ठीक है। इस न्यूज़ में इतना ही बताया गया है, जिसमें एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाई गई थी, ज्वाइंट टीम ऑपरेशन चलाई गई थी, जो किसके ज्वाइंट किन लोगों से मिल के बनी थी, डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, सीआरपीएफ,
और कोबरा COBRA कमांडो बटालियन। ठीक है, पुलिस ने इसको डिसीजन एंड एग्रेसिव एक्शन बताया। ठीक है, अब कौन कौन लोग शहीद हैं उनके बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है, और जो माओइस्ट थे उनसे क्या क्या बरामद हुआ उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये घटना क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यहाँ चल रहे होते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी सक्सेस ये मानी जा रही है। ठीक है, फिर भी क्या हुआ है, जवानों को नुकसान हुआ है। अब ये PCS और UP PCS के जो मेंस होता है उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नक्सलिज्म से बड़ी चुनौती है ये, नक्सलिज्म एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, तो उससे ये रिलेटेड इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जैसे सरकार क्या कर रही है, जैसे समाधान स्ट्रेटजी अपना रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कर रही है, जैसे रोड, टेलीकॉम, मॉडर्न वेपन्स एंड ड्रोन्स यूज कर रही है, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम चला रही है, ज्वाइंट ऑपरेशंस चला रही है। ठीक है, तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, इसलिए इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अब अगली न्यूज़ है, ओवर 24,000 रिक्रूटमेंट्स विल बी ऑन होल्ड टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट KEA। ठीक है, यानी कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ठीक है, यह विषय जो है एजुकेशन, मतलब किससे रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन, गवर्नेंस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हाई कोर्ट इंटरवेंशन, से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, अब इस खबर का अगर हम सार देखें या ब्रीफ में देखें तो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो KEA है, घोषणा की है कि 24,000 से ज़्यादा सरकारी भर्तियां तब तक रोक दी गई हैं जब तक हाईकोर्ट अगला आदेश नहीं देता। जैसे कि इसमें शामिल है स्कूल टीचर्स, कॉलेज लेक्चरर्स, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, पावर कॉरपोरेशन एंड अदर टेक्निकल पोस्ट, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सारी रिक्रूटमेंट अब होल्ड पर हैं। और ऐसा क्यों किया गया है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने KEA से रिक्रूटमेंट से जुड़े बड़े मुद्दे पर जवाब मांगा है। जब तक वो मामला क्लियर नहीं होता तब तक KEA ने रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को रोक दिया है। ठीक है, और ये जवाब मांगने का क्या कारण है, रिजर्वेशन पॉलिसी या रोस्टर सिस्टम में गड़बड़ी देखी गई है। ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल्स का वायलेशन हुआ है, एग्ज़ाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई है, गलत नोटिफिकेशन, सीट्स एलोकेशन और किसी भी कैंडिडेट की याचिका, इन सब में कमी देखने को मिली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये पहले पेज पे जो न्यूज़ थी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, तो मैं इनको इतने डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या कहाँ चल रहा है, तो उसकी वजह से मैंने आपको ये सब बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला है, डॉक्टर्स अलार्म ओवर सर्च इन केसेस ऑफ अबैंडनमेंट ऑफ एल्डरली। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सोशल इशू, एथिक्स, गवर्नेंस, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी केस से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, अब खबर क्या है कि बेंगलुरु के एक ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर सेंटर यानी कि TECC में डॉक्टरों ने बताया कि बुजुर्गों को छोड़ देने के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, वरिंग ट्रेंड टू ग्रोइंग रुके दिख नहीं रहा यहाँ पे, ग्रोइंग number of elderly and critically ill patients being brought in, the individuals who later deny any familial connection।
ठीक है। जनवरी से अब तक लगभग 60 मरीज बुजुर्ग मरीज अस्पताल में ऐसे लाए गए जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया या सड़क पर मिली अवस्था में लाया गया। ठीक है, मतलब बुजुर्गों को अब ऐसे ये लोग छोड़ दे रहे हैं। अब समस्या कैसे सामने आती है? कई एल्डरली या क्रिटिकली इल मरीजों को अस्पताल में इमरजेंसी में कोई व्यक्ति लाकर छोड़ जाता है। बाद में परिवार वाले फ़ोन नहीं उठाते या बोलते कि वो परिवार नहीं है। कई लोग मरीज को एडमिट करवाकर भाग जाते हैं। यह बढ़ती सामाजिक उपेक्षा को दिखाता है। ठीक है, अब अस्पताल और डॉक्टरों की क्या चिंता है कि इमरजेंसी में इमीडिएट इलाज तो हो जाता है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद उन्हें रखने की जगह नहीं मिलती। एनजीओ रन ओल्ड एज होम में जगह मिलना मुश्किल हो गया है, जिसमें डिमांड बहुत बढ़ गई है। कई फैमिली पेशेंट्स को इंश्योरेंस खत्म होने के बाद छोड़ देती हैं। इंश्योरेंस खत्म होने के बाद इलाज क्या होता है, महंगा हो जाता है और फिर परिवार अबैंडन कर देता है, मतलब उन्हें छोड़ देता है। कर्नाटका ही नहीं, पड़ोसी राज्यों से भी अबैंडन किए बुजुर्ग लाए जाते हैं। अब जैसे हाल का अगर उदाहरण दिया जाए तो यहाँ पे एक 61 साल की महिला को किसी आदमी ने फैमिली फ्रेंड बताकर एडमिट किया। बाद में वो आदमी गायब हो गया। महिला को पैनकिटोपेनिया जैसी बीमारी थी। जब अस्पताल ने उस आदमी से संपर्क किया, उसने परिवार का हिस्सा होने से इनकार कर दिया। यह टिपिकल अबैंडनमेंट केस है। और स्टाफ क्या कर रहा है? रोजाना ऐसे 5 से ज़्यादा बुजुर्ग मरे जाते हैं। 2 महीने पहले एक फैमिली ने कहा कि यह पेशेंट हमारा नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वही वास्तविक परिवार था। ये सब इशारा करता है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रहा है मुझे बुजुर्गों का ऐसी समस्या? ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर का अब बढ़ना जो है वो हो गया, बढ़ने लगा है। जॉइंट फैमिली अब टूट रही है। ठीक है, और बढ़ती जो आर्थिक दिक्कतें हैं उनकी वजह से, सोशल निगलेक्ट एंड लॉस ऑफ फैमिली वैल्यूज़ की वजह से, जिसमें परिवारों में केयर की भावना कम होती जा रही है। तीसरा, माइग्रेशन की वजह से यंग लोग बाहर काम करते हैं, बुजुर्ग अकेले घर पे रह जाते हैं। ठीक है, सरकार और सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर इससे प्रेशर पड़ता है और अबैंडन जो एल्डरली की जिम्मेदारी राज्य पर आ जाती है। एनजीओ और ओल्ड एज होम फुल हो जाती हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाता है। और एथिकल एंड लीगल चैलेंजेस इससे सामने आता है कि किसे डिस्चार्ज करें, परिवार भाग गया तो जिम्मेदारी कौन ले, एल्डरली राइट्स का उल्लंघन होता है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग मेडिकल कॉस्ट बर्डन भी इससे होता है। इसमें सरकार को फ्री लो कॉस्ट सर्विस देनी पड़ती है। ठीक है, अब समाधान के लिए कुछ इसमें उपाय सुझाए गए हैं। जैसे इसका समाधान क्या क्या हो सकता है? एल्डरली केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, जैसे कि ओल्ड एज होम्स को बढ़ाना चाहिए, जेरियाट्रिक वार्ड्स को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट रन शेल्टर्स को बढ़ाना चाहिए, फैमिली काउंसलिंग करनी चाहिए, जिसमें अस्पतालों में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए काउंसिल यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, लीगल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस रिफॉर्म करनी चाहिए, जिसमें सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस लिमिट्स बढ़ाना, गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स को लाना, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आदि। ठीक है, अब एल्डरली एबैंडोमेंट का बढ़ना केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि बढ़ती सामाजिक नैतिकता और कमज़ोर होते पारिवारिक ताने बाने का संकेत है। सरकार, समाज और परिवार तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। ठीक है, अगली हमारी न्यूज है, रामानुजन्स फार्मूला फॉर पाई हैज ए कनेक्शन टू मॉडर्न हाई एनर्जी फिजिक्स। ठीक है, आप लोगों को रामानुजन के बारे में पता होगा। तो इसमें बताया गया है कि रामानुजन जो थे, उनकी पाई निकालने वाली 100 साल पुरानी गणितीय विधियों और आधुनिक हाई एनर्जी फिजिक्स के बीच को संबंध को समझाता है ये वाला आर्टिकल। ठीक है, अब इस लेख का सारांश क्या है कि रामानुजन ने 1914 में पाई निकालने का एक नया तरीका दिया था। कब दिया था? 1914 में दिया था, जब वे कैम्ब्रिज जाने वाले थे। उससे पहले उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पाई की फार्मूला प्रकाशित की थी। उनकी विधियाँ इतनी तेज और सटीक थीं कि उस समय की किसी भी विधि से वो बेहतर थी। अब जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनको क्या नया पता चला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने पाया कि रामानुजन के पाई वाले फार्मूला आधुनिक हाई एनर्जी फिजिक्स में भी उपयोगी है, यानी 100 साल पुराना गणित आज के फिजिक्स रिसर्च में मदद कर रहा है। कैसे जुड़ा है रामानुजन का पाई आधुनिक फिजिक्स से, आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रामानुजन की जो फार्मूला है
जिस तरह की गणित पर आधारित है वही गणित आज कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? CFT में दिखाई देती है। CFT का फुल फॉर्म है आपका, CFT का फुल फॉर्म है कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी। CFT कहाँ कहाँ उपयोग होती है? CFT का उपयोग ब्लैक होल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, टर्बुलेंस, परकोलेशन, क्वांटम थ्योरीज यानी रामानुजन का गणित बड़े जटिल फिजिक्स प्रॉब्लम को हल करने में मदद करता है। सुपर कंप्यूटर भी रामानुजन की ही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। इस लेख के अनुसार साइंटिस्ट आज सुपर कंप्यूटर से पाई के 200 ट्रिलियन डिजिट्स निकाल चुके हैं। यह चेरनोव्स्की एल्गोरिदम से लिया गया है और यह एल्गोरिदम भी रामानुजन के मूल काम पर आधारित है। ठीक है, किससे लिया गया है? चेरनोव्स्की एल्गोरिदम। आज दुनिया में पाइल निकालने का सबसे तेज तरीका भी रामानुजन से प्रेरित है। अतः हम कह सकते हैं कि रामानुजन की 100 साल पुरानी फार्मूला हाई एनर्जी फिजिक्स के कैलकुलेशन को तेज और आसान बनाने में मदद करता है। ठीक है, और यह एक बड़ा वैज्ञानिक खोज है क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स मॉडर्न फिजिक्स में उपयोगी साबित हुई है। गणित और भौतिकी का प्राकृतिक संबंध सामने आया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है नज्ड बाय SC सेंटर टू ब्रिंग बैक प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, अब ये खबर जो है PCS या एग्ज़ाम की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, संवैधानिक और न्यायिक विषय की दृष्टि से, संवैधानिक और न्याय की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जिसमें भारत बांग्लादेश की सीमा प्रबंधन, BSF की भूमिका, अवैध प्रवासन आदि है। और तीसरा, सोशल जस्टिस प्लस वल्नरेबल सेक्शन में महिला अधिकार, गर्भवती महिला का संरक्षण और बच्चे की सुरक्षा शामिल है। ठीक है, अब मामला क्या है? एक गर्भवती भारतीय महिला सोनाली खातून को जून 2024 में क्या हुआ था कि BSF ने पकड़ा और देसी मानकर बांग्लादेश भेज दिया था। उनके साथ एक 8 साल का बेटा भी था सोनाली खातून का। ठीक है, बाद में पता चला कि दोनों भारतीय नागरिक ही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दखल दिया? सोनाली के जो पति हैं ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका डाली थी कि वो भारतीय हैं, उसे गलत तरीके से निर्वासित किया गया, उसे वापस लाया जाए। ठीक है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सेंटर उसे वापस लाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो SC ने सेंटर को कहा प्रेग्नेंट वुमन और उसके बच्चे को मानवीय आधार पर तुरंत वापस लाया जाए और अलग न किया जाए। सेंटर ने क्या जवाब दिया कि सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा सेंटर महिला और उसके बच्चे को मानवीय कारणों से भारत लाएगा, इलाज, अस्पताल सुविधा, डिलीवरी की मेडिकल सुविधा पूरी मुफ्त दी जाएगी, लेकिन यह कदम कोई कानूनी मिसाल नहीं बनेगा, यानी भविष्य के डिपोर्टेशन मामलों पर इसका असर नहीं होगा। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल सरकार की इसमें क्या भूमिका है? सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि महिला की मेडिकल जांचों, डिलीवरी के समय मुफ्त इलाज किया जाए, बच्चे की देखभालों और रहने की सब सुविधा जो है मुफ्त में की जाए। ठीक है, ये गलती कैसे हुई थी जैसे बता दी मैं आपको। महिला को BSF ने बांग्लादेशी समझ के उसको डिपोर्ट कर दिया था। बाद में हस्बैंड ने साबित किया कि दोनों भारतीय हैं। ठीक है, महिला के पास उस समय कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए उनको निकाल दिया गया था। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रोटेस्ट ओवर माइनिंग टर्न्स वायलेंट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ये जो खबर है
भूगोल और संसाधन, भूगोल प्लस संसाधन, संसाधन, शासन व प्रशासन, शासन प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण एवं विकास, इन सब की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब घटना क्या हुई है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ये घटना हुई है, जिसमें गांव के लोग कोयला खनन परियोजना का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिससे कम से कम 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। ठीक है, अब लोग विरोध क्यों कर रहे थे? परियोजना जो है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की है। परियोजना किसकी है? SECL की। इसको इरेज कर दूं मैं। SECL की ये परियोजना है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण जो है 2016 में हुआ था। ठीक है, कुछ लोगों ने मुआवजा ले लिया था, लेकिन कई ग्रामीणों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। जमीन देने से खेती और आजीविका खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रशासन ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि कई ग्रामीणों ने कंपनसेशन ले लिया है, लेकिन कुछ लोग अब भी विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की कि SECL को अनुमति मिली है, इसलिए काम होने देना चाहिए, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई और पत्थरबाजी होने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उन्हें चोटें आई। अधिकारी जो हैं उनकी बात नहीं सुन रहे थे। अगर इनको मतलब सार में कहा जाए, ब्रीफली कहा जाए, तो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा है जिले में आमर कोल प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध हिंसक हो गया। लैंड एक्विजिशन 2016 में पूरा हो चुका था, पर कुछ ग्रामीणों ने मुआवजा स्वीकार नहीं किया। हिंसा में लगभग 24 पुलिसकर्मी घायल हुए। यह मामला डेवलपमेंट वर्सेस लाइवलीहुड या लैंड एक्विजिशन और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है, जो कि GS पेपर 2 और 3 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज है, स्टेट्स विल हैव टू अबाइड बाय टर्म्स ऑफ समग्र शिक्षा टू रिसीव फंड्स। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है, ये जो करंट अफेयर है, ये PCS के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शिक्षा से जुड़े अक्सर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, शिक्षा से जुड़े गवर्नमेंट स्कीम एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भी यह उपयोगी हो जाता है। शिक्षा बजट, फंडिंग और नीतियों की समझ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब से ये जो खबर है ये किसके बारे में है कि राज्य समग्र शिक्षा योजना की शर्तों का पालन करेंगे, उन्हें ही फंड मिलेगा। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार ने कहा जो राज्य इसका पालन करेंगे, समग्र शिक्षा योजना की शर्तों का पालन करेंगे, उन्हें ही फंड दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं समग्र शिक्षा के बारे में कुछ जानकारियों को। ये जो है समग्र शिक्षा 2018 में ये शुरू हुई थी, और ये किस लिए शुरू हुई थी? स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने वाली एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसमें क्या शामिल है? प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी लैब, बालिका शिक्षा, दिव्यांग शिक्षा आदि। केंद्र ने क्या कहा कि राज्यों को पैसे तभी मिलेंगे जब वो पुराने फंड की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें, ऑडिट रिपोर्ट भेजें, योजना की शर्तों का पालन करें, NEP के निर्देशों का दिशा निर्देश जो है उसको लागू करें। अब राज्यों ने सवाल उठाया कि कुछ सांसदों ने क्या पूछा, क्या केंद्र राज्यों पे NEP 2020 लागू करने का दबाव डाल रहा है, या फिर क्या फंड रोकने का कारण NEP को स्वीकार न करना है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि NEP लागू करना जरूरी नहीं है, लेकिन समग्र शिक्षा की 2018 की शर्तों का पालन करना जरूरी है। केंद्र फंड रोक नहीं रहा, बस नियमों के मुताबिक काम चाहता है। केंद्र ने बताया है कि 2022-23 में राज्यों को 1160.52 करोड़ जारी किए गए,
कुछ राज्य देर से रिपोर्ट जमा करने के कारण फंड रिलीज नहीं हुआ। और राज्यों का आरोप है कि केंद्र आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, यानी जबरदस्ती एनईपी लागू करवाना चाहता है। केंद्र ने इस आरोप को क्या किया है, गलत मतलब बताया है कि ये गलत आरोप है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रोवाइड परमानेंट एड्रेसेस एससी टेल्स डेली राइट्स एक्यूज्ड। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, इसका हम बस थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इस वाले न्यूज़ को, कि इसमें क्या कहा गया है कि 2020 के जो डेली राइट्स हुए थे, एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट एड्रेस को मांगा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के डेली राइट्स कॉन्स्पिरेंसी मामले में आरोपियों से कहा है कि वो अपने परमानेंट एड्रेस कोर्ट में उपलब्ध करवाएं। ठीक है, आरोपियों में मतलब कुछ लोग शामिल हैं जिनके नाम इसमें बताया गया है, जैसे शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिसा फातिमा, हाँ, मीरान हैदर, ऐसे भी 2-3 लोग और हैं। ठीक है, इन पर आरोप है कि उन्होंने कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी जिसके कारण 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमानेंट एड्रेस बताइए, क्योंकि कोर्ट यह देखना चाहती है कि आरोपी कहाँ रहते हैं, उनके भागने का खतरा तो नहीं है, या फिर यह बेल के लिए ज़रूरी डेटा होता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। कांग्रेस हाई अटेम्प्ट फॉर हिंदू बिलीफ ट्रेडिशन सेज बीजेपी। ठीक है, ये न्यूज़ आपका बन जाता है वो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो बीजेपी के एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, उनका आरोप है कि कांग्रेस हिंदू परंपराओं का अपमान करती है। इन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस हिंदू बिलीफ और इंडियन ट्रेडिशंस का अपमान कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हिंदू देवताओं, हिंदू परंपराओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अस्वीकार टिप्पणी की है। ठीक है, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर यह आरोप है। ठीक है, बीजेपी ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऐसे बयान दिए जो कि हिंदू डायटीज़ के लिए डेरोगेटरी या फिर डीपली हर्टफुल टू रिलीजियस सेंटिमेंट माने जा रहे हैं, जिसको बीजेपी ने पूरी तरह क्या किया, अस्वीकार्य कहा है। बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू भावनाओं को अनदेखी करती रही है। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप है कि बीजेपी ने कहा कि हिमाचल के जो सीएम हैं ने बच्चों के राधे राधे कहने पर कहा था, व्हाट इज़ देयर टू से राधे राधे। ठीक है, क्या कहे थे, व्हाट इज़ देयर टू से राधे राधे। ठीक है, तो बीजेपी का आरोप है कि यह हिंदू ग्रीटिंग को कमतर दिखाने जैसा है, यह बच्चों को परंपरागत अभिवादन से हतोत्साहित करने जैसा है। बीजेपी का सवाल है, क्यों एक कांग्रेस मुख्यमंत्री को हिंदू डायटीज़ को लेकर इतनी आपत्ति होती है। अगर हम इसको पीसीएस की दृष्टि से देखें तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी मेजॉरिटी संबंध को लेकर ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं, एनसीबीसी सजेस्ट एक्सक्लूजन ऑफ 35 कम्युनिटीज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ठीक है, अब ये परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण खबर है। ओबीसी रिजर्वेशन, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी एक संवैधानिक निकाय है, उसके लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन इन ओबीसी लिस्ट एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटी इशू है, और वेस्ट बंगाल सेंटर और एससी तीनों इससे जुड़े हैं। यह एक हाई वैल्यू करंट अफेयर बन जाता है। ठीक है, अब इसका सार क्या है कि एनसीबीसी ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वेस्ट बंगाल की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट से 35 समुदाय को हटाया जाए। इन 35 में से अधिकतर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं। हटाने की सलाह क्यों दी गई है कि एनसीबीसी को लगा कि वेस्ट बंगाल सरकार ने समय समय पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ओबीसी सूची में जोड़ दिया, लेकिन उनके सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का उचित आधार नहीं मिला। यह जहां 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी, जिसमें एनसीबीसी ने 2014 में वेस्ट बंगाल की ओबीसी सूची में जो 37 कम्युनिटीज़ जोड़ी गई थी उनकी जांच की। इन 37 में से 35 समुदायों को हटाने की सिफारिश की। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या हो जाता है कि एनसीबीसी ने केंद्र सरकार की सलाह जनवरी 2024 में दी थी, पर सरकार ने अब संसद में बताया है। इन 35 समुदायों में से अधिकांश मुस्लिम हैं, इसलिए यह मामला राजनीतिक भी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच आया। सुप्रीम कोर्ट इस समय वेस्ट बंगाल की ओबीसी सूची में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अत्यधिक शामिल किए जाने पर सुनवाई कर रहा है।
एनसीबीसी के चेयरपर्सन जो हैं हंसराज गंगाराम अहिर ने सिफारिश भेजी थी कि इनका कार्यकाल अभी 1 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ। सरकार के पास 9 राज्यों की ओबीसी सूची में इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर एनसीबीसी की सलाह भी मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि अगर केंद्र सरकार एनसीबीसी की सिफारिश मान लेती है तो वेस्ट बंगाल की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट से 35 समुदायों को हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब उन समुदायों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। राज्य सूची पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वह राज्य सरकार के हाथ में है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली हमारी न्यूज़ है अपोजिशन लीडर्स डिमांड स्क्रैपिंग ऑफ न्यू लेबर कोड्स। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खबर इंडियन लेबर लॉज, लेबर रिफॉर्म, वर्कर्स राइट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन और गवर्नमेंट अपोजिशन डायनेमिक्स से जुड़ी हुई है। ये सभी GS2 यानी गवर्नेंस और GS पेपर 3 यानी इकॉनमी से जुड़े हैं और ऐसे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें 4 लेबर कोड की बात की गई है। कितने लेबर कोड की बात की गई है? 4 लेबर कोड की। पहली है हमारी कोड ऑन वेजेस या 2019, दूसरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, तीसरी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और हमारी चौथी है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये जो है ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए ये सारी कोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर का जो सार है इस कहता है विपक्षी दलों ने संसद परिषद के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि नए लेबर कोड्स को तुरंत रद्द किया जाए। विपक्ष का आरोप है कि ये नए कोड्स कारपोरेट फ्रेंडली हैं, ये मजदूरों के अधिकार कम करते हैं, सरकार एंटी वर्कर और प्रो कॉरपोरेट है। सरकार का जवाब है कि विपक्ष झूठ फैला रहा है, ये कोड मजदूरों के हितों की सुरक्षा करते हैं। ये रिफॉर्म्स इसलिए अटक किए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने इन्हें कभी लागू करने की क्षमता नहीं दिखाई। अब विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है इसका? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि नए लेबर कोड से जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। छंटनी की अनुमति की सीमा फैक्ट्री में 100 वर्कर से बढ़कर 300 वर्कर कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि 300 तक वर्कर्स वाली कंपनियां बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के कर्मचारियों को निकाल सकती हैं। हायर एंड फायर पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा जिससे छोटी कंपनियां स्वतंत्र रूप से लोगों को रख और निकाल सकेंगी। जॉब प्रोटेक्शन कमजोर होगा जिससे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कंपनियां परमानेंट वर्कर्स रखने से बचेंगी। ओवर टाइम और वर्किंग आवर बढ़ सकते हैं जिससे लेबर कोड्स में 12 आवर शिफ्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का प्रावधान है जिसे मजदूरों के हित के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, स्ट्राइक्स करना मुश्किल होगा। नए कोड में स्ट्राइक करने से पहले 60 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। कूलिंग ऑफ पीरियड बढ़ाया गया है, इससे मजदूरों की बार्गेनिंग पावर कम होगी, सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी कम होगी। विपक्ष ने कहा है कि नया कोड सेफ्टी कंडीशंस जो डाइल्यूट करते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं कंपनियों पर छोड़ देते हैं। अब सरकार का पक्ष है कि लेबर मिनिस्टर का क्या कहना है कि विपक्ष रिफॉर्म का विरोध सिर्फ राजनीतिक कारण से कर रहा है, वो मिसलीडिंग पीपुल हैं। तो उनका उद्देश्य है जॉब क्रिएशन, फॉर्मलाइजेशन, वर्कर्स वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, और ये मजदूरों के हितों को मजबूत करेंगे न कि कमज़ोर करेंगे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। फर्म एक्शन नीडेड अगेंस्ट फेक न्यूज़, डीप फेक्स। ठीक है, ऐसे मिनिस्टर का कहना है। अब इन्होंने क्या कहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया फैलने वाली गलत जानकारी लोगों को गुमराह करती हैं, यह समाज में भ्रम और तनाव पैदा करती है, इसलिए इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब डीप फेक इस समय जो है बड़ा खतरा बन चुका है। AI तकनीकी से नकली वीडियो बनाना बेहद आसान हो गया है, इसलिए किसी की भी छवि खराब की जा सकती है। मंत्री ने कहा कि सरकार डीप फेक पर जरूरी और सख्त कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर नए नियम बनाए जाएंगे। गलत जानकारी हटाने के लिए 36 घंटे की समय सीमा वाली प्रक्रिया लागू की गई है। एक नया मसौदा भी जारी किया गया है जिसके अनुसार डीप फेक और गलत जानकारी पहचानने के लिए कार्रवाई होगी।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन स्थापित किया जाएगा, जिससे फेक न्यूज और सोशल मीडिया से निपटना एक संवेदनशील मुद्दा है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र की सुरक्षा में संतुलन बनाना जरूरी है। सरकार इस संतुलन को ध्यान में रखकर काम कर रही है। सोशल मीडिया ने फ़ायदा भी दिया है। मंत्री ने बताया कि सोशल मीडिया ने हर नागरिकों को आवाज़ दी है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकना भी आवश्यक है। ठीक है, अब निष्कर्ष के लिए हम कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ और डीप फेक आज की डिजिटल दुनिया का बड़ा खतरा है। सरकार ने सोशल मीडिया नियम को मजबूत करने और डीप फेक की पहचान करने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नए नियम किए हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ कि डीप फेक क्या होता है। डीप फेक एक फर्जी डिजिटल वीडियो या ऑडियो बनावट होती है जो एआई की मदद से बनाई जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इसमें एआई किसी भी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा, हाव भाव, बोलने का तरीका को कॉपी करके ऐसा नकली वीडियो बनाता है जो दिखने में बिल्कुल असली लगता है। यानी व्यक्ति ने असल में वो बात नहीं कही भी नहीं, लेकिन वीडियो में ऐसा दिखता है कि वो कर रहा है। ठीक है, अब डीप फेक न्यूज़ क्या होता है? जब डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने के लिए किया जाए, जैसे कि किसी नेता, अभिनेता या सामान्य व्यक्ति का गलत बयान दिखाना, झूठी हरकत दिखाना, तो इसे डीप फेक न्यूज़ कहते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। किसी नेता का ऐसा वीडियो बनाना जिसमें वो गलत बयान देते हुए दिख रहे हों, किसी महिला, लड़की की नकली आपत्तिजनक वीडियो बनाना, या फिर किसी बिजनेसमैन की नकली ऑडियो जारी कर देना कि कंपनी डूब रही है, जिसमें मार्केट में घबराहट फैल जाए, ये डीप फेक न्यूज होते हैं। ठीक है, ये डेंजरस क्यों होता है कि गलत सूचना देकर समाज में इससे नफरत फैला सकता है, लोगों की प्रतिष्ठा खराब कर सकता है, चुनाव को प्रभावित कर सकता है, साइबर क्राइम बढ़ाता है और ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी में इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, सेंटर इज़ नॉट कंसिडरिंग एनी प्रपोजल टू क्लासीफाई डी नोटिफाइड ट्राइब, राज्यसभा टोल्ड। ठीक है, केंद्र सरकार ने कहा है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को SC ST या OBC में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, और डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन होते हैं, पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। ब्रिटिश काल में कई घुमंतू व अर्ध घुमंतू जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया था। आज़ादी के बाद उन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा गया, यानी अपराधी सूची से हटाई गई जनजातियाँ। सरकार ने अभी क्या कहा है कि वह डी नोटिफाइड ट्राइब्स को SC ST या OBC वर्गों में डालने का कोई प्रस्ताव नहीं देख रही है, यानी अभी इन जनजातियों को किसी आरक्षण सूची में जोड़ने या बदलने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें तो 2019 में सरकार ने 268 डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक समुदायों का एथनोग्राफिक अध्ययन शुरू कराया था। इसका मकसद था कि उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए, SC ST या OBC या अलग से। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या सिफारिशें हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ANSI ने अपनी जो रिपोर्ट है उसने 2023 में प्रस्तुत की। उसने क्या किया, 85 समुदायों का गलत वर्गीकृत पाया, 9 समुदायों का वर्गीकरण पूरा नहीं था, कई समुदाय आंशिक रूप से क्लासिफाई थे, मतलब इनके रिपोर्ट में एक राज्य में OBC, दूसरे में SC जैसे। इसलिए ANSI ने कहा कि इनका पुनर्वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अब कहा कि वह कोई नया वर्गीकरण नहीं कर रही है। ठीक है, DNT डेवलपमेंट बोर्ड की भूमिका। ठीक है, इसमें क्या है, 2017 की आइडेड कमीशन रिपोर्ट के बाद सरकार ने डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर DNT SNT बनाया। इसका काम था इन समुदायों की सही पहचान करना, उन पर केंद्रित योजनाएं बनाना या वेलफेयर मेजर्स करना। कई राज्यों में समस्या जो है वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर है। कई राज्य अभी भी इन समुदायों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते हैं, इससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रही है, सीड योजना में समस्या हो रही है। मिनिस्ट्री ने कहा सीड यानी कि सीड क्या है, SEED यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT चल रही है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस योजना की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन समुदायों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है, इसलिए लाभार्थियों की पहचान मुश्किल है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
सेंटर बिट्रेइंग बहुजन्स थ्रू इट्स अप्रोच ऑन कास्ट सेंसस, सेज राहुल। ठीक है, ये खबर जो है जाति जनगणना और उस पर सरकार की नीति को लेकर राहुल गांधी की आलोचना से जुड़ी है। ठीक है, इसमें राहुल गांधी का आरोप है कि उन्होंने संसद में जाति जनगणना पर सवाल पूछा, लेकिन सरकार का जवाब चौंकाने वाला और स्पष्ट था। सरकार के पास कोई ठोस ढांचा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कोई संसद में चर्चा नहीं है, या जनता से कोई संवाद नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुजनों जैसे कि SC, ST, OBC, EBC के साथ ओपनली बिट्रेइंग यानी खुले तौर पर विश्वासघात कर रही है। राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। मसौदा जो ड्राफ्ट है, जाति जनगणना रिपोर्ट कब तक आएगी, प्रक्रिया और समय सीमा क्या होगी, क्या राज्यों से सुझाव लिए जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार ने किसी का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, सरकार का जवाब है कि जनगणना 2027 में 2 चरणों में होगी। फेज 1 जो होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा, जो कि अप्रैल-सितंबर 2026 में स्टार्ट होगी और 30 दिनों की अवधि में पूरी होगी। और दूसरी जो फेज होगी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी कि मुख्य जनगणना होगी इसके तुरंत बाद, लेकिन जाति जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, अब राहुल गांधी की चिंता क्या है कि बिहार व कर्नाटक जैसे राज्यों में जाति सर्वे किए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इससे सामाजिक न्याय नीतियाँ कमज़ोर हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। अगली हमारी न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर टू सीक नॉट टू रिज्यूम स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें इस न्यूज़ में है कि केंद्र सरकार ने बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए वित्त समिति EFC एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी से अनुमति लेने की प्रक्रिया में है। ये छात्रवृत्तियां जो थी 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए थी, जिनमें शामिल हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पहले सरकार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स जैसी छात्रवृत्तियाँ देती थी। ठीक है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स जितनी स्कॉलरशिप थी वो देती थी। लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कुछ संदिग्ध संस्थानों और धोखाधड़ी का पता चलने पर मंत्रालय ने सत्यापन शुरू किया और गड़बड़ी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की। मंत्रालय ने कहा कि इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 2021-22 के बाद कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि नई स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में है मंत्रालय, ताकि ये छात्रवृत्ति योजनाएं 16th फाइनेंस कमीशन साइकिल यानी जो कि 1 अप्रैल 2026 शुरू होने वाला है में शामिल हो जाए। ठीक है, तो अब ये PCS के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम के लिए। ठीक है, टारगेट बेनिफिशियरीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और करंट अफेयर के लिए ये उपयोगी हो जाती है ये न्यूज़। ठीक है, अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली हमारी न्यूज़ है SC फ्लैग्स इशूज इन पे आउट्स फ्री केयर फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और अस्पतालों द्वारा एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा देने और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने में गंभीर खामियां पाई हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसकी जानकारी सभी राज्यों के मुख्य सचिव को दी जाए ताकि कार्रवाई की जाए। समस्या क्या है, मुआवजा समय पर नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि पीड़ित को 3 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, जिनमें 1 लाख 15 दिन के अंदर दिए जाना चाहिए, लेकिन कई राज्यों ने आज तक यह न्यूनतम राशि भी पूरी नहीं दी। निजी अस्पताल इलाज से मना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई निजी अस्पताल एसिड अटैक पीड़िता को मुफ्त इलाज से मना करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा, लेकिन वास्तविकता में कई अस्पताल पीड़ितों से पहले मुआवजा पाने को कहते हैं या इलाज ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की लापरवाही देखी गई है, जिसमें मुआवजा भुगतान में देरी होती है, फाइलें अटकी रहती हैं,
नियमों के अनुसार सत्यापन नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया। पीड़िता लक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। 2013 में आदेश आया कि एसिड की OTC यानी कि ओवर द काउंटर बिक्री पर प्रतिबंध हो। न्यूनतम 3 लाख मुआवजा तय की गई। निजी अस्पतालों को मुफ्त इलाज अनिवार्य करने के लिए बोला गया। 2015 में राज्यों को सुनिश्चित करना था कि अस्पताल पीड़ितों को वापस न भेजे। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई। वर्तमान में अदालत ने पाया कि निर्देशों का पालन सही से नहीं हो रहा, मुआवजा देरी से या अधूरा दिया जा रहा है। निजी अस्पताल अब भी इलाज से मना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रेज इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, यह लेख जो है भारत में बढ़ते मानवीय वन्यजीव संघर्ष और इससे वन्यजीव संरक्षण सिद्धांतों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में है। ठीक है, अब इसका जो है मुख्य बिंदु क्या है कि ग्रामीण भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, भारत के ग्रामीण इलाकों में फसलें, घर और पशुधन पर जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, खासतौर पर हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर। यह संघर्ष दोनों के लिए नुकसानदेह है। मनुष्य मरते हैं, फसलें नष्ट होती हैं और जानवर भी सड़कों, ट्रेन और प्रतिशोधी हिंसा में मारे जाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो हैं असम, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, असम में रेल हादसों में सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत होती है, जबकि बंगाल और उड़ीसा में मानव हाथी संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है। 2009 से 20 के बीच में 186 हाथियों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। अब संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आवास नष्ट हो रहे हैं, जंगल घट रहे हैं, उद्योग, सड़कें, रेल लाइनें, खनन बढ़ रहा है, जानवरों के प्राकृतिक रास्ते कट रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है वो बढ़ रही है, जंगलों के किनारे फसलें बोई जाती हैं, हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय फसल बर्बाद करते हैं, ग्रामीण प्रतिशोध में जानवरों को मार देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, भोजन और पानी की कमी हुई है, जानवर गाँव की ओर आते हैं। ठीक है, फूड हैबिटेट चेंज हुई है, बाघ और तेंदुओं के शिकार कम हो रहे हैं, वे घरेलू पशुओं पर हमला करने लगते हैं। ठीक है, वन्य जीवों पर इससे गंभीर समस्या पड़ी है, कई प्रजातियां संकट में आ गई हैं, आवास विखंडन हो गया है, पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन हो गया है, कुछ क्षेत्रों में बाघ मानव संघर्ष चरम पर हैं, गिद्ध की संख्या करोड़ों से घटकर बहुत कम हो गई है। ठीक है, चलिए अगली खबर को देखते हैं। कोर्ट रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर स्क्राइब्स इन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय UPSC। पहले तो देखते हैं स्क्राइब्स कौन होते हैं। स्क्राइब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परीक्षा में किसी दिव्यांग उम्मीदवार की ओर से उत्तर लिखता है। यह सुविधा उन उम्मीदवारों को दी जाती है जो स्वयं लिखने में सक्षम नहीं होते, जैसे दृष्टिबाधित, हाथों से लिखने में असमर्थ, सेरेब्रल पाल्सी या कोई अन्य प्रमाणिक राइटिंग डिसेबिलिटी। मतलब उम्मीदवार उत्तर बताएगा और स्क्राइब उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्राइब क्यों दिया जाता है? ताकि दिव्यांग उम्मीदवार भी बाकी अभ्यर्थियों की तरह बराबरी के अवसर के साथ परीक्षा दे सके। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और RPWD एक्ट 2016 के तहत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ में क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि UPSC की परीक्षा देने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब लेने के नियम अब आसान किए जाएंगे। दृष्टिबाधित उम्मीदवार परीक्षा में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्रश्न पत्र का उपयोग कर सकेंगे। ये फैसला मिशन एक्सेसिबिलिटी नामक संगठन की याचिका पर आई है। ठीक है, समस्या क्या थी कि UPSC के पुराने नियमों में स्क्राइब लेने के लिए बहुत अधिक कागजी प्रक्रिया थी। कई बार कंपनीशन से पहले स्क्राइब की स्वीकृति नहीं मिलती थी। ठीक है, दृष्टिबाधित और उम्मीदवार लैपटॉप या स्क्रीन रीडर का उपयोग नहीं कर सकते थे, नियम अस्पष्ट थे और समय पर जवाब नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि स्क्राइब के नियम अब ढीले किए जाएं। ठीक है, हर UPSC नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि स्क्राइब लेने की अनुमति है। उम्मीदवार परीक्षा से कम 7 दिन पहले स्क्राइब का अनुरोध कर सकता है। रिक्वेस्ट पर 3 दिनों में फैसला हो। UPSC को स्क्राइब सुविधा से जुड़ी हर रिक्वेस्ट पर 3 कार्य दिवस के भीतर जवाब देना होगा। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की अनिवार्यता होगी, जिससे दृष्टिबाधित उम्मीदवार अब उपयोग कर सकेंगे, जैसे कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, एक्सेसिबल डिजिटल क्वेश्चन पेपर, लैपटॉप आदि। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि ये विषय जो सीधे जुड़े हैं वो हैं डिसेबल राइट से।
इक्वालिटी अंडर 14 एंड 16, रीजनेबल एकोमोडेशन UNCRPD नॉर्म्स से, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से, इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट से। ठीक है, चलिए अगला जो करंट अफेयर उसकी तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानेश कुमार टेक्स चार्ज एट इंटरनेशनल IDEA काउंसिल। ठीक है, ये जो ज्ञानेश कुमार हैं उनको IDEA काउंसिल के यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के चेयरमैन का पद इनको अब दे दिया गया है। ये पहले क्या थे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको क्या कर दिया गया है, IDEA का एक काउंसिल का मुख्य चेयरमैन बना दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं कि नवनीत कुमार सहगल रिजाइन एज प्रसार भारती चेयरमैन। नवनीत कुमार ने क्या किया, प्रसार भारती के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। और तीसरा है MP6 सेफ रिटर्न ऑफ 61 इंडियन फ्रॉम वार जोन। ठीक है, इसमें कहा गया कि 61 भारतीय नागरिक रूस की सेना में लड़ाई में शामिल हो गए हैं। वे धोखे से जॉब बताकर बुलाए गए और युद्ध में भेज दिए गए। तो भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए रूस से बातचीत करके, और भारतीयों के लिए चेतावनी या जागरूकता बढ़ाया जाए। यह मामला विदेश नीति और नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज़ है सिंकिंग रूपी अवेट्स क्लैरिटी ऑन ट्रेड डील। ठीक है, यह खबर जो है भारत के रुपये के लगातार कमज़ोर होने और उसके पीछे मुख्य कारणों को बताती है। ठीक है, इसमें मुख्य क्या बातें हैं, रुपया रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गया है। रुपये में 0.4% की गिरावट हुई और यह 90.15 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। यह अब तक का सबसे कमज़ोर स्तर है। दिन की शुरुआत 90.03 से हुई थी। ठीक है, कितना पहुंच गया, 90.15 रुपये। ठीक है, अब गिरावट के कुछ कारण बताए गए हैं, जिसमें से पहला कारण है US इंडिया ट्रेड डील में देरी हुई है। इसमें समझाया गया है कि भारत अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर महीनों से अस्पष्टता नहीं है। बाजार को उम्मीद थी कि समझौता जल्दी होगा, लेकिन देरी से अनिश्चितता बढ़ा दी। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार मार्केट ने इस डील को प्राइस इन नहीं किया, इसलिए दबाव बढ़ रहा है। दूसरा इसका कारण है विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। वहीं तीसरा इसका कारण है RBI का सीमित हस्तक्षेप। RBI ने अगस्त सितंबर 2025 में लगभग 105 बिलियन डॉलर खरीदे थे। RBI छोटे स्तर पर डॉलर बेचकर गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया है। ठीक है, अब रुपया गिरने से क्या असर होगा, भारत के लिए फ़ायदा भी होगा कि एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा होगा, और भारत के लिए नुकसान क्या होगा कि इंपोर्ट जो होते हैं वो महंगे हो जाएंगे, जो कि कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवा उद्योग की सामग्री अब महंगी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, विशेषज्ञ कहते हैं यदि ट्रेड डील पर स्पष्टता आती है तो रुपया मजबूत हो सकता है। अगर स्थिति खराब हो रही तो रुपया 92 से 92.5 प्रति डॉलर तक जा सकती है, रुपये तक जा सकती है। ठीक है, अब PCS के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि रुपया गिरता क्यों है, जैसे डिमांड फॉर डॉलर, ऐसे RBI के पास कौन से उपकरण हैं, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं कि हायर ड्यूटीज़ ऑन सिगरेट्स विल बी शेयर्ड विद स्टेट। ऐसा कौन बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनको मैं बता देती हूँ कि सरकार द्वारा सिगरेट पर जो टैक्स बढ़ाया गया है वो एक्साइज ड्यूटी है या सेस नहीं है, इसलिए इस टैक्स से मिलने वाला पैसा केंद्र और राज्य दोनों में बटेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सेस और एक्साइज ड्यूटी के बीच अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, सरकार कह रही है कि यदि नई टैक्स दर नहीं बल्कि पुरानी दरों में सुधार है। किसानों को तंबाकू से हटाकर अन्य फसलों में लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें एक बार सेस और एक्साइज ड्यूटी के बीच में अंतर समझा देती हूँ। जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो केंद्र सरकार लगाती है और राज्यों के साथ उन्हें बांटा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, नियमित टैक्स संरचना का हिस्सा है। वहीं पे जो सेस होता है वो केंद्र लगाती तो है लेकिन राज्यों के साथ नहीं बांटती। और सेस जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे हेल्थ सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।
इंडियाज स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टू यूएस ट्रिपल्स टू $1.47 बिलियन इन अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात 3 गुना बढ़कर $1.47 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष यह केवल $0.46 बिलियन था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, लेबर कोड्स लाइकली टू बी फुल्ली ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल। भारत के जो 4 नए लेबर कोड्स हैं, जैसे कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इन्हें 1 अप्रैल 2026 से इन्हें पूरी तरह से लागू करने की तैयारी में है सरकार। ये कोड देश की श्रम प्रणाली में काफ़ी सुधार लाएंगे। अगली न्यूज़ है, ओला इलेक्ट्रिक डिप्लॉयड टास्क फोर्स टू क्लियर सर्विस बैकलॉग्स। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक ने 250 सदस्यीय विशेष टीम बनाई है, जिसका उद्देश्य सर्विस सेंटरों में पेंडिंग रिपेयर कम करना, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ई स्कूटर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को कम करना। ठीक है, अब कंपनी का उद्देश्य ग्राहक सेवा में सुधार लाना है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस न्यूज़ में बताई गई है कि स्मार्टफोन सेल्स हिट ए प्लेटाउ ऑन शिफ्ट टू प्रीमियम Xiaomi। ठीक है, इसमें इस न्यूज़ में कहा गया कि भारत में स्मार्टफोन की बिक्री रुक सी गई है, क्योंकि लोग अब सस्ते फ़ोन की जगह प्रीमियम यानी कि महंगे और बेहतर फ़ोन खरीदते हैं। ठीक है, भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बदलाव हुआ है। पहले लोग हर 1.5-2 साल में लोग फ़ोन बदल लेते थे, लेकिन अब लोग बेहतर और महंगे फ़ोन खरीद रहे हैं, इसलिए फ़ोन 3-4 साल तक इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाजार वैल्यूम से वैल्यू की तरफ जा रहा है, यानी ज़्यादा फ़ोन बेचने से ज़्यादा बेहतर और महंगे फ़ोन बेचने पर अब फोकस है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं, न्यू एयरपोर्ट टैरिफ फार्मूला विल बी इम्पैक्ट फ्लाईओवर गवर्नमेंट टेल्स SC। ठीक है, भारत सरकार और एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी कि AERA और TDSAT यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल के एक फैसले को ये चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, मामला क्या है कि TDSAT के फैसले में कहा गया था कि एयरपोर्ट की एरोनॉटिकल यानी हवाई सेवाएं और नॉन एरोनॉटिकल यानी दुकानें, पार्किंग, विज्ञापन, फूड स्टॉल आदि से होने वाली कमाई को एक साथ जोड़कर हवाई शुल्क तय किए जाएं। इसे कहा जाता है सिंगल टिल मैकेनिज्म। सरकार का विरोध क्यों है? सरकार का विरोध इसमें इसलिए है क्योंकि सरकार और एयरपोर्ट प्राधिकरण का कहना है कि यदि यह नया नियम लागू होता है तो एयरपोर्ट कंपनियों को यात्रियों और एयरलाइंस पर 50,000 करोड़ से अधिक के बकाया चार्ज लाने पड़ेंगे 2009-2014 की अवधि के हिसाब से। आगे आने वाले समय में एयरपोर्ट चार्ज काफ़ी बढ़ेंगे, टिकट और यात्रा लागत बढ़ेगी, यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। DOT says incoming call must show KYC name to tackle spam। ठीक है, इस खबर में कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ने कहा है कि आने वाले महीनों में सभी इनकमिंग कॉल पर KYC नाम दिखाना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल्स को रोका जा सके। यह बदलाव क्यों है कि जब कोई आपको कॉल करेगा तो कॉलर ID में वही नाम दिखाई देगा जो उस मोबाइल नंबर के KYC में रजिस्टर है। अभी कॉलर ID में केवल नंबर दिखता है या लोग अलग अलग ऐप्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब सरकार इस सुविधा को डिफ़ॉल्ट और अनिवार्य कर देगी। ठीक है, नई तकनीक का नाम क्या होगा? CNAP यानी कि CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। यह वही तकनीक है जिसका उपयोग अभी रिलायंस, जियो और भारती एयरटेल संदिग्ध कॉल को पहचानने के लिए करते हैं, लेकिन अब पूरे देश में हर ऑपरेटर को इसे लागू करना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? स्पैम कॉल्स पहचानना आसान होगा, धोखाधड़ी और बैंकिंग फ्रॉड कॉल्स में कमी आएगी, नंबर के पीछे असली पहचान छिपाना मुश्किल होगा, लोग कॉल उठाने से पहले फैसला कर पाएंगे। ठीक है, इससे उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ेगी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ चलते हैं। US रसिया फाइंड्स नो कंप्रोमाइज
ऑन टेरिटरी आफ्टर टॉक ऑन यूक्रेन। ठीक है, अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध पर हुई उच्च स्तरीय बातचीत में किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे पर समझौता नहीं हो पाया, यानी युद्ध रोकने या सीमा इलाके पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है। बातचीत किसके बीच हुई थी? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद एवं सलाहकार जारेड कुशवर के बीच में, जो कि ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य था यूक्रेन युद्ध खत्म करने का समाधान खोजने की कोशिश। परिणाम क्या निकला कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बना हुआ है। अभी भी अमेरिका के कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन क्षेत्रीय भौगोलिक समझौतों पर कोई सहमति नहीं हुई। अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भी स्वीकार किया कि बातचीत कठिन और जटिल रही है। ठीक है, विवाद क्या है कि यूक्रेन युद्ध में रूस ने 2022 के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा किया और उन्हें अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। वहीं यूक्रेन और पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका, नाटो सदस्य कहते हैं कि कब्जे वाला कोई भी इलाका रूस के पास नहीं रह सकता। यही मुख्य टकराव टेरिटोरियल कंप्रोमाइज का है। ठीक है, और यह पीसीएस की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक सुरक्षा, भू राजनीतिक, ऊर्जा राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और युद्ध का असर क्या होगा? तेल और गैस कीमतें बढ़ेंगी, अनाज और खाद्य आपूर्ति कमी होगी, विश्व सुरक्षा और सैन्य संगठन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगली न्यूज देखते हैं। श्रीलंका ब्रेसेस फॉर टफ रिकवरी आफ्टर साइक्लोन। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि जो साइक्लोन आया था दितवा श्रीलंका में, उसके बाद चक्रवात के बाद श्रीलंका कठिन पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए तैयार अभी हो रहा है। ठीक है, उस जो चक्रवात था वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इसको हम 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे थे। ठीक है, अब समस्या क्या हो रही है? राहत और पुनर्वास में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। यही सब यहाँ पे अभी चल रहा है। अगली न्यूज़ देखते हैं। यूएस हाल्ट्स इमिग्रेशन एप्लीकेशन फॉर 19 नेशन, प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर फेस प्रॉब। ठीक है, अमेरिका ने 19 देशों के लोगों की इमिग्रेशन आवेदन रोक दिए हैं। ठीक है, अमेरिकी सरकार ने 19 देशों के नागरिकों की इमिग्रेशन आवेदन स्वीकार करना रोक दिया है। इन देशों में शामिल है अफगानिस्तान, ईरान, यमन, हैती, वेनेजुएला, सूडान, सोमालिया आदि। पहले से दायर किए गए आवेदन में भी जांच के घेरे में हैं। जो आवेदन पहले से ही प्रोसेस हो चुके थे उनकी फिर से जांच होगी। सरकार ने कहा कि 19 देशों से आए लोगों के आवेदनों की दोबारा और कड़ी जांच की जाएगी। वजह क्या है कि अमेरिका इमिग्रेशन पर सख्ती कर रहा है। अखबार के अनुसार यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण की गई है। इससे किन लोगों पर असर पड़ेगा, इस खबर में बताया गया है। जिन लोगों ने नई इमिग्रेशन के लिए आवेदन किया था उनका आवेदन रोक दिया गया है। जिनके आवेदन पहले से प्रोसेस हो चुके हैं उनकी फिर से जांच होगी, और वे लोग जो 20 जनवरी 2021 के बाद अमेरिका आए हैं उन पर यह सख्ती से लागू होगा। ठीक है, इस तस्वीर में दिखाया गया है कि पुलिस इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाती दिख रही है, यानी कई लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सिराज द अदर नेम फॉर कमिटमेंट। ठीक है, और ये जो है क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के बारे में ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है। ठीक है, लेख में बताया गया कि मोहम्मद सिराज जैसा समर्पित खिलाड़ी ढूंढना मुश्किल है, चाहे वो भारतीय टीम की जर्सी पहनकर खेले या आईपीएल में हैदराबाद की टीम के लिए। सिराज हमेशा पूरी लगन से खेलते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ अमेरिकन गैम्बिट्स इन ग्लोबल चेस लीग मर्जिन। ठीक है, जो बोलोडार मुर्जिन है ग्लोबल चेस टीम में अमेरिकन गैम्बिट्स टीम के एक सदस्य बने हैं। उन्हें इस लेख में बताया गया है कि वे पिछले साल दुनिया भर को तब चौंका गए जब उन्होंने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती। उस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा, जिनमें वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन भी शामिल थे। वे उस प्रतियोगिता में 59वें रैंक पर शुरुआत करके अंत में 18वें स्थान पर पहुंचे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है,
तो ये रहा आज का हमारा द हिंदू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे उनका हिंदी में डिस्कशन। ठीक है, तो इसे यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।